नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हाल फिलहाल में हिजाब मामले को लेकर पूरे देश भर में बवाल रहा। उसके बाद फैसला आया और पूरा मामला शांत होता हुआ नजर आया। हालांकि हर किसी की इस पर अपनी राय है। इसी के साथ अब एक और मुद्दा गर्मा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। आपको याद होगा कि पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार, उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले ये वादा किया था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे उत्तराखंड में, और अगर ऐसा हो जाता है तो अपने आप में ये बीजेपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि यही यूनिफॉर्म सिविल कोड अब बवाल की वजह बन चुका है और इसको लेकर कई पक्ष सामने आ गए हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों बीजेपी लाना चाहती है? क्या संविधान में इसके बारे में कुछ लिखा है? क्या इसका विरोध करना जरूरी है? ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। दुष्यंत मैनाली से हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील मौजूद है। सर, स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद पर आपका। धन्यवाद। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो आपका प्रश्न है, बेसिकली हमारा संविधान, जो भारत का संविधान है, उसमें अनुच्छेद 44 है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉलिसी का है। उसके अंतर्गत अनुच्छेद 44 में जो राज्य है, उसके ये दायित्व माना जाता है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य चलाने के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो एंडेवर करेंगे, प्रयास करेंगे, अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। तो जब भी इसके बारे में आवाज़ें उठती हैं तो पिछले कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को कई बार डायरेक्ट किया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में कदम बढ़ाएं, लेकिन राजनीतिक कारण होते हैं और पर्टिकुलरली पार्टीज़ के अलग अलग एजेंडे होते हैं, तो इस मामले में कोई ज़्यादा प्रगति नहीं हो पाई है। सर, अभी ये कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि हर व्यक्ति के लिए एक कानून, चाहे वो विवाह हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो अडॉप्शन हो, हर चीज़ के लिए, हर नागरिक के लिए एक समान कानून होगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लोग बीजेपी का एजेंडा कह रहे हैं और कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। तो विरोध के कारण इसमें क्या हो सकते हैं? देखिए, अगर आप भारत के कानून को देखेंगे तो यहाँ पर जो पीनल लॉज हैं हमारे, जो दंड प्रक्रिया संहिता है, भारतीय दंड संहिता है, तो कोई आदमी अपराध करता है तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको एक ही सेक्शन के तहत, एक ही प्रक्रिया के तहत ट्राई किया जाता है। उसको उसी प्रकार की दंड प्रक्रिया उसको मिलती है जो कि किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को मिलेगी। अपराधी अपराधी होता है, उसका कोई धर्म हमारे कानून में नहीं है। इसी प्रकार से जो अन्य प्रकार के लैंड लॉज हैं या और चीज़ें हैं, उनमें भी कॉमन है। लेकिन कुछ ऐसे हैं, जैसे सक्सेशन है, हमारा उत्तराधिकार के कानून हैं, हमारे विवाह के जो मामले कानून हैं, जो व्यक्तिगत पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, तो वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट है और मुस्लिमों को उसमें कवर नहीं किया गया, उनको उसमें इम्यूनिटी दी गई है। तो इस तरह के जो कानून अलग अलग हैं, जो पर्सनल रिलीजन के आधार पर पर्सनल लॉज को, पर्सनल रिलेशनशिप को अलग अलग कानूनों के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो उसको यूनिफॉर्मली एक ही अम्ब्रेला के तहत, एक ही कानून के तहत लाने का यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रयास है। और यही उसका सिद्धांत भी है कि जिस प्रकार पीनल लॉ अपराध के मामलों में एक ही प्रकार से रेगुलेट करते हैं, उसी प्रकार पर्सनल लॉ में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही प्रकार से विवाह और तलाक और सक्सेशन, भूमि बंटवारे के कानूनों को भी लागू करे। सर, हिजाब मामले को हमने देखा था लेकर जो कुछ पक्ष हैं वो सामने आए, उन्होंने विवाद खड़ा किया और उसके बाद ये साफ हो गया कि जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसमें आपको हिजाब पहनना जरूरी नहीं है, आप लोग स्कूल यूनिफॉर्म में ही आएंगे। उस मामले को लेकर बवाल हुआ। उसके बाद अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कुछ वैसा ही बवाल नजर आ रहा है। क्या ये दोनों मुद्दे क्या किसी एजेंडा के तहत उठाए जा रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये तो निश्चित ही है कि अगर कोई सरकार इसको उठा रही है तो उसकी प्राथमिकताओं में, उस पार्टी की प्राथमिकताओं में हो सकता है। पूर्व की सरकारों ने इसको नहीं फोकस किया तो ये उनकी प्राथमिकताओं में नहीं हो सकता। और डेफिनेटली पॉलिटिकल एजेंडा तो होता ही है चीज़ों को लागू करने का, क्योंकि लागू करने के ऑप्शंस कानून में हर चीज़ के होते हैं, लेकिन जिस सरकार का, जिस पार्टी का जिसमें फोकस होता है वो उसको करती है। और जैसे कि हिजाब मामले की आपने बात करी, तो हिजाब का मामला अभी कर्नाटका हाईकोर्ट ने उसमें एक जजमेंट दिया है। मैं उसको कानून की दृष्टि से आपको बताता हूँ कि हमारे संविधान में इक्वलिटी है, आर्टिकल 14 में, और अनुच्छेद 15 में भी हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं, और इसके अलावा आर्टिकल 25 वहाँ पे कोट हुआ था जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। तो ये जो तीनों कानून हैं अलग अलग, तो इसमें एक आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है और आर्टिकल 25 है, लेकिन इन सब के बीच में आर्टिकल 19 भी है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसके तहत आपको अपने वेश धारण करने की, अपने वाणी अभिवाक की स्वतंत्रता है। हर तरह की स्वतंत्रताएं आर्टिकल 19 में दी गई हैं। तो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताओं के साथ क्लॉज 2 में एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है कि सरकार यदि चाहे तो लोकहित में, मॉरलिटी में, लॉ एंड ऑर्डर के उद्देश्य से कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन स्वतंत्रताओं पर लगा सकती है। तो इसी प्रकार से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कर्नाटका में ये
रेस्ट्रिक्शन लगाया कि हिजाब हमारे यहाँ पर नहीं पहना जाएगा या स्टूडेंट्स को मना किया गया, क्योंकि उनका कहना ये था कि ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है और जो यूनिफॉर्मिटी का सिद्धांत, यूनिफॉर्म का सिद्धांत होता है एक संस्थान के अंदर, वो इससे बाधित हो रहा है। लेकिन जब कुछ लोग कोर्ट गए, कोर्ट में उन्होंने ये सब बिंदु उठाए, तो अंततः कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट मैंने पढ़ा था, उनका कहना ये था कि ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। यानी कि कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ होती हैं, जैसे सिखों में पगड़ी है या उनके कृपाण है या दाढ़ी रखते हैं, तो ये उनके एसेंशियल आइडेंटिटी है, उनकी अनिवार्य जो तत्व हैं धर्म के वो हैं। लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसमें हिस्टोरिकल बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिए, उनको डील किया और ये कहा कि हिजाब पूर्व से एक धार्मिक पहचान के तौर पर नहीं रहा है। हिजाब पहनना एक स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में भी है, कि वहाँ पर ये बाध्यता पूर्व से नहीं है। ये कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट है। और साथ ही मैंने देखा था कि जो मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने इस जजमेंट का स्वागत भी किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि अनिवार्य नहीं हो सकता, कम से कम शैक्षणिक संस्थानों में हम अगर इसको छोड़कर भी जाएं तो हमारी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित नहीं होती है। तो इस पर अलग अलग रिलीजियस व्यू हैं, पर कानून का व्यू यही है कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हर जगह लगाए जा सकते हैं। तो बहुत सारी धार्मिक चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो सिखों में भी तलवार रखने का प्राविधान है, तो वो एयरपोर्ट पे या किसी और जगह पे उसका साइज फिक्स है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूर्व में सिख लोग बहुत लंबी तलवारें रखा करते थे, पर आज छोटा कृपाण रखते हैं, क्योंकि वो कानून के हिसाब से सम्मत है। तो धीरे धीरे कानून के हिसाब से धार्मिक चीज़ों में भी चेंज आता है। तो ये इसी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मामला है, उसको देखा जरूर जा रहा है इस प्रकार से कि ये किसी पार्टी का एजेंडा है। पर मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 50 सालों के अंदर बार बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आर्टिकल 44 में भी ये प्रावधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का है कि जिस प्रकार से हर प्रकार के कानून यूनिफॉर्म तरीके से लोगों को रेगुलेट करते हैं, वैसे ही पर्सनल लॉज में भी करें। तो लेकिन इसको फोकस पॉलिटिकल एजेंडा के तहत आज एक सरकार आई, वो कर रही है, ये तो निश्चित है कि ये पॉलिटिकल एजेंडा है, पर कानून में इसका पूर्व से प्राविधान है कि इसको लागू किया जा सकता है। सर, जैसे कि हिंदू पर्सनल लॉ जब लागू हुआ था, तब महिलाओं को और सशक्त बनाने की कोशिश की गई थी। हिजाब मामला भी कहीं ना कहीं महिलाओं के अधिकारों से जोड़ दिया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी अगर लागू होता है तो इससे महिलाएं जो बाकी धर्म में लॉ हैं उनमें सशक्त हो पाएंगी, उनको ज़्यादा अधिकार मिल पाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी 3 तलाक का जो मामला है वो खत्म किया है। उसके बाद जो दूसरे रिलीजन्स हैं उसमें 4 शादी के प्रावधान भी हैं। पारसी रिलीजन में भी अलग तरह से शादी होती है और अलग तरह से तलाक के प्रावधान भी हैं। महिलाओं को लेकर बहुत सारे धर्म ऐसे हैं जिनमें प्रावधान अलग अलग है, कानून अलग अलग हैं, और हिंदू पर्सनल लॉ में अलग है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो इससे महिलाएं और सशक्त होंगी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये हिंदू पर्सनल लॉ को सभी धर्मों पर थोपने के लिए किया जा रहा है। तो महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड वाकई एक अच्छा कदम हो सकता है? देखिए, हमारे यहाँ संविधान में सबसे पहले जो पार्ट 3 है, जिसमें कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनमें आर्टिकल 14 जो है वो उसका बेसिक सिद्धांत है की समानता का सिद्धांत। तो हमारा कानून जो शुरू होता है, संविधान, वो समानता के सिद्धांत की ओर से शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आर्टिकल 14 से हम नीचे की तरफ अन्य प्रावधानों की ओर जाते हैं, तो इस प्रकार के सब क्लॉज हैं जिसमें कि कुछ विभेद किए जा सकते हैं, कुछ रीजनेबल आधारों पर विभेद किए जा सकते हैं। और जहाँ तक महिलाओं को सशक्त करने का मामला है, तो ये तो हम जानते हैं कि आदिकाल से महिलाओं का दर्जा दोयम रहा है समाज में, हर समाज में, हिंदू धर्म में भी रहा है। तो ये धीरे धीरे कानूनों के माध्यम से, सामाजिक चेतना के माध्यम से चेंज हुआ है। और एक प्रिंसिपल कानून का और है कि लॉ ऑलवेज फॉलो सोसाइटी, कि कानून जो है सोसाइटी को फॉलो करता है। कोई भी कानून ऐसे नहीं हो सकते कि जो कि सोसाइटी की इजीनेस के हिसाब से, सुविधा के हिसाब से ना हो। तो वर्तमान में अगर इसमें चेंज आ रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें सोशल वॉइसेस भी हैं जो धीरे धीरे कानून में परिवर्तित हो रही हैं। और जहाँ तक आपने अभी बताया कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड में विवाद हो रहा है, तो मुख्यतः मैं ये मानता हूँ कि हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बीच में एक बड़ी खाई हमारे यहाँ पार्टीशन के टाइम से चली आ रही है, जो कभी बड़ी की जाती है। कई बार उसको गंगा जमुनी तहजीब के आधार पे हमारे यहाँ बांटने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोग उसको फिर से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा हम जब ये मुद्दे उठते हैं तो इसको हम हिंदू और मुस्लिम के ही चश्मे से देखते हैं, जबकि हमारे यहाँ और भी अल्पसंख्यक हैं, और भी धर्म हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा तो वो अन्य धर्मों पर भी लागू होगा। और ये ज़रूर है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए संविधान जरूर कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, पर वो ये नहीं कहता कि उसमें हिंदुओं की सुप्रीमेसी होगी या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की सुप्रीमेसी होगी। यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्मिटी है कि उन सबका एक कॉमन कंसेंसस बना के, कि जहाँ पर कि बीच का रास्ता हो, उसको लागू किया जाए। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ऐसा लग सकता है कि ऐसा हो रहा हो, या पॉलिटिकल लोगों की ऐसी इच्छा हो, पर कानून की इच्छा यही है कि वो यूनिफॉर्मिटी हो। चाहे उसमें 1% या 2% जो धर्म पारसी लोग हैं हमारे यहाँ भारत में,
उनके भी कानून को उसमें सम्मान देने का ही प्राविधान है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो सुप्रीम कोर्ट का 1998 का जजमेंट भी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ईच एंड एवरी रिलीजन एंड सेक्ट shall be taken and should be taken and considered while drafting the code of uniform civil code। तो वो सारी चीज़ों को अभी ध्यान में रखना पड़ेगा। और वर्तमान में हम हर चीज़ को हिंदू और मुस्लिम के जो नज़रिए से देख रहे हैं, हमें इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें मॉडरेट होना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में प्रैक्टिकलिटी में दिक्कत आती है। समाज के एक वर्ग को ये लगता है कि हमें वो धार्मिक स्वतंत्रताएं कानून नहीं देता जो कि दूसरे को देता है, तो एक समाज में भी वेंजेंस की और खाई की स्थिति पैदा होती है। तो हमें उसके उलट इसको भी देखना पड़ेगा, जहाँ एक और किसी धर्म की स्वतंत्रताएं कम होंगी तो एक धर्म की बढ़ेंगी भी। तो कहीं ना कहीं हमें उस पर कॉन्सेंसस बनानी पड़ेगी और आज नहीं तो कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा कभी ना कभी इस देश में जरूर गरमाएगा, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 44 में इसका बीज बोया गया है। तो कभी ना कभी वो कानूनों के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से किसी वृक्ष में परिवर्तित होना है, लेकिन उसमें विवाद जो होंगे उसको शांत करना या उस पर एक राय बनाना ही समाज का काम है। धन्यवाद सर अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए और दर्शकों को बताने के लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या और सेक्शन 44 में इसका कैसे जिक्र है। हालांकि इसको लेकर विवाद तो शुरू हो गया है, मुद्दा गर्मा गया क्योंकि बीजेपी कांग्रेस इस मामले को लेकर आमने सामने आ गई है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने पहली कैबिनेट की बैठक में जो फैसला लिया उसके तहत अब कमेटी बनाने का फैसला तो हो चुका है, ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, कितना वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में लगता है, क्या उत्तराखंड इसे लागू कर पाएगा, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।